हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 4 अप्रैल एंड 4 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, जैसे आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स समझाता हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन कंट्रीज। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जैसे कई दिनों से प्रपोज कर रही थी कि कई सारी कंट्री पर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया जाएगा, और एक टाइमलाइन दे दी थी इन्होंने कि 3 अप्रैल से कई सारी कंट्री पर रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज हो जाएगा। बट क्या है कि ये डिसाइड नहीं था कि किस कंट्री पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। क्लियर। हालांकि इन्होंने ये बोल दिया था कि जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही है यूएसए के प्रोडक्ट पर, उतना ही सेम टैरिफ मैं लगाऊंगा यूएसए पर उसके प्रोडक्ट पर। बट हालांकि अब इन्होंने लिस्ट दे दी है जिसमें कई सारी कंट्रियों के नाम दिए हैं, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ कितना % लगाया जाएगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया एंड थाईलैंड रिलेशन टॉक, देखो क्या है कि अभी थाईलैंड में 6th बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही है। क्लियर। और इसमें मोदी साहब गए हुए हैं थाईलैंड, और मोदी साहब और सिनेवात्रा जो कि पीएम है थाईलैंड की, उनके बीच क्या टॉक हुआ और इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन कैसे एनहांस होंगे ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर ऑल 31 सुप्रीम कोर्ट जज विल पब्लिकली डिक्लेयर असेट्स। क्या है कि जैसे आपने सुना होगा अभी यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी। जज हैं सो हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके घर में आग लग गई थी। तो उसी को जब सर्च करने गए कई सारे ऑफिसर, तो उसमें पाया गया घर में कई सारे हाफ वन नोट पाए गए, इवन करोड़ों में नोट थे वो। तो उससे क्या हुआ कि जजों के वीकेंड से लॉयल्टी पर ऑब्जेक्शन उठने लगा, इवन करप्शन के कई सारे केस उठने लगे। तो इसलिए 1997 का एक केस है, 2008 का भी है, देन आफ्टर 2018 का भी है। ये केसेस क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और इवन अब सारे जजों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको अपने असेट वीकेंड से सुप्रीम कोर्ट को पब्लिकली करना पड़ेगा। देन सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट का, वो उन असेट के पब्लिकली कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर पार्लियामेंट पैनल एडवाइस टू हाइक वेज ऑफ एमजी नरेगा। देखो क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट ऑन रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि एमजी नरेगा के वर्करों का वेज बढ़ाना चाहिए, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन आगे। देखो, न्यू टैरिफ इंपोज बाय डोनाल्ड ट्रम्प ऑन कंट्री। देखो, आपको मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प हमारे साहब बड़ा ही अच्छा आदमी है। डोनाल्ड ट्रम्प ये है 47th यूएसए प्रेसिडेंट। क्लियर। 47th यूएसए के प्रेसिडेंट, और इन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में पहले ही बोल दिया था कि टैरिफ, कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। इवन इन्होंने अपनी शपथ लेने से पहले ही टैरिफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर दी कि मैं कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगाऊंगा। इवन यूएसए फॉलो दी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वी कैन से, जो यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इवन फार्मर, इवन जो भी वर्कर, लोकल वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन लिए गए। एक डिसीजन उनमें से लिया गया रेसिप्रोकल टैरिफ। क्या लिया गया? रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज कराया जाएगा कई सारी कंट्री पर, मतलब मोस्टली सारी कंट्री को इन्हें टारगेट कर दिया है। और रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि वो जो टैरिफ इंपोज कर रही है, मैं उतना ही टैरिफ यूएसए में इंपोज करूंगा उसी के प्रोडक्ट पर। और ये हालांकि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के रखा था, आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में जाओ मेरे चैनल के, तो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। क्लियर। तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक डेट दे दी थी, 3 अप्रैल से वर्ल्ड की सारी कंट्रियों के प्रोडक्ट पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। बट हालांकि टैरिफ की डेटा नहीं दिया था कि कितना % टैरिफ लगाया जाएगा, बस इतना बोल दिया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि जो वो कंट्री
वो यूएसए के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा रही है, उतना ही टैरिफ यूएसए में लगाया जाएगा उसके प्रोडक्ट पर। क्लियर, इतना बोल दिया था। अब क्या है, 3 अप्रैल आया। 3 अप्रैल को यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। क्या कर दिया? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया, और साइन करते ही कई सारी कंट्रियों के टैरिफ इंपोज करने वाले डेटा बता दिए। अब मैं आपको एक एक से बताऊंगा कि कितनी कंट्रियों पर कौन सा कितना परसेंट टैरिफ लगा रहे हैं। देखो जैसे देखते हैं, मेन में बताता हूं। चाइना के प्रोडक्ट पर 34% टैरिफ लगाया जाएगा। कितना? चाइना पर 34%। यूरोपियन यूनियन को भी नहीं छोड़ा, 20% यूरोपियन यूनियन। वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, इंडिया पर 26%। क्लियर। साउथ कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32%, मलेशिया पर 24%, कंबोडिया 49%, यूके 10%, साउथ अफ्रीका 30%, ब्राज़ील 10%, बांग्लादेश 37%, सिंगापुर 10%, इसराइल 17। ये कई सारे डेटा आप देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो तो देख सकते हैं। इतना मतलब मैं पढ़ के पूरा सुनाऊंगा नहीं। इन्होंने किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा। अब ये कर क्यों रही है अमेरिका ऐसा? देखो, आप जैसा आप जानते हो कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, वर्ल्ड वार आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, अमेरिका एडॉप्टेड लिबरल ट्रेड ऑर्डर। क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद अमेरिका लीडर बन गया था। जैसे आप जानते हो कि अमेरिका कंट्री एक लीडर बन गई थी, और लीडर का काम क्या होता है कि सारी कंट्रियों को लीड करना और उन पर दया करना, इवन खुद नहीं खाना, दूसरों को खिलाना। इवन अमेरिका में क्या था कि अमेरिका के कई सारी कंट्रियों के साथ ट्रेड डिफिसिट थे। इवन एक दो बार इंडिया के साथ भी ट्रेड डिफिसिट रहा है इसका, अमेरिका का, और इंडिया प्रॉफिट में रही है। बट क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि इससे तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने बोला कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और कई सारी कंट्री पर टैरिफ भी इंपोज करेंगे, क्योंकि अमेरिका को अब बचाना है। मेरे लिए अमेरिका पहले बहुत जरूरी है। और जब इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा ही कुछ कह सकते हैं कि बड़ा दुख के साथ कुछ अपने व्यर्थ करे वर्णों को, और बोला, मैं आपको बताता हूं कैसे बोला, कि इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मोदी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट टैरिफ लगाना जरूरी है, क्योंकि इंडिया अमेरिका के प्रोडक्ट पर मोर देन 50% टैरिफ इंपोज करती है, और उनको उनका ही जवाब देना। इवन मैं इंडिया पर कम टैरिफ लगाऊंगा। जैसे आप देखोगे तो इंडिया पर एशिया में सबसे कम टैरिफ है, सिर्फ एक या दो कंट्री है, जैसे जापान और साउथ कोरिया। इन कंट्रियों पर टैरिफ कम है एज कंपेयर टू द इंडिया। देखो, मैं जापान का बताता हूं कि जापान में 24% है, और साउथ कोरिया में 25% है, और इंडिया पर 26% है। और आप जितनी भी एशियाई कंट्री देखोगे, सभी पर टैरिफ ज़्यादा लगाया है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। सिर्फ इंडिया, जापान और साउथ कोरिया को 24, 25, 26 की लाइन में रखा है। नहीं तो किसी पर 50, किसी पर 30, किसी पर 40। एशिया की कंट्री देखे तो, नहीं तो यूरोपियन यूनियन को तो 20% से सेटिस्फाई कर दिया, और यूके को 10% से सेटिस्फाई कर दिया। इवन इन्होंने वेस्टर्न कंट्री को भी नहीं छोड़ा है जिनसे इनके रिलेशन इतने स्ट्रांग हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ओनली आग लगाने आए हैं। क्लियर। चलते बनाएंगे इंडिया थाईलैंड टॉक। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी थाईलैंड में 6th बिम्स्टेक की मीटिंग चल रही है। 6th बिम्स्टेक की मीटिंग चल रही है। और बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
इंटर मिनिस्ट्रियल सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। क्लियर? बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म है और 6th मीटिंग चल रही है थाईलैंड में। कहां पर चल रही है? थाईलैंड में मीटिंग चल रही है और हमारे मोदी साहब भी गए हुए हैं थाईलैंड में और थाईलैंड में इनकी मुलाकात हुई थाईलैंड की यंगेस्ट पीएम से, जो कि अभी थाईलैंड की यंगेस्ट पीएम है, जिनकी एज शायद 30 से बिलो, आई थिंक 30 से बिलो है और इनका नाम है सिनवांत्रा। सरनेम बताता हूं, नाम तो इनका बहुत खतरनाक है, सिनवांत्रा। क्लियर? सिनवांत्रा इनका नाम है। इनके फादर भी थाईलैंड के पीएम थे और इनके अंकल भी थाईलैंड के पीएम थे। अब ये पीएम बन गई हैं। क्लियर? सिनवांत्रा। इवन इनके फादर से भी मुलाकात करी मोदी साहब ने और इनके फादर इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, याद रखना। बैंकॉक में ये मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग पर डिस्कस नहीं करना है, मीटिंग पर बाद में डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस होगा, बट हमें थाईलैंड पर डिस्कस करना है कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में क्या डिस्कस हुआ। देखो, सबसे पहले थाईलैंड और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करा कि हम अपने रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस करेंगे। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जानते हो कि हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना, कि इवन डिफेंस में, स्पेस में, ईच एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, कल्चर में, एजुकेशन में, इवन टूरिज्म में, ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इसके लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी सेटअप करा जाता है। क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। जैसे देखो क्या है, सिक्योरिटी पर्पस डिफेंस मेन रहता है इसके अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर। देखो क्या है, देन आफ्टर दे डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक फोरम बिटवीन इंडियन एंड थाईलैंड सिक्योरिटी, एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक फोरम बिटवीन इंडियन एंड थाईलैंड सिक्योरिटी। ये भी याद रखोगे, ये फोरम बनाएगा। इवन दे डिसाइडेड ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म, इवन मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिफेंस, एनर्जी और इवन थाईलैंड हेल्प नेशनल मैरीटाइम सेंटर बनना है अपने इंडिया में। एक नेशनल मैरीटाइम सेंटर बनना है इन लोथल कहां पर है? गुजरात में इसमें भी कोऑपरेट करेगी थाईलैंड। इवन हमारे जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इस पर भी फोकस करेगी। और हमारे मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थाईलैंड में। देखो क्या है, जैसे आप जानते हो कि चाइना दिन भर असर्टिवनेस चाह रही है कि वो अपने पैसिफिक ओशन पर कंट्रोल करना चाहती है। क्या है, चाइना जो कंट्री है वो इंडो पैसिफिक एरिया पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। इंडो पैसिफिक ओशियन पर अपना कंट्रोल चाहती है। क्या चाहती है? कंट्रोल चलती है इंडो पैसिफिक ओशियन पर, और इसके लिए कई सारी ऐसी एक्टिविटी भी कर भी रही है। तो हमारे मोदी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थाईलैंड में जाके कि वी नीड विकासवाद। हिंदी में बोला, हम चाहते हैं विकासवाद चाहते हैं, ना कि विस्तारवाद। क्या? ना ही विस्तारवाद। हम चाहते हैं विकासवाद, नॉट विस्तारवाद। देखो, विस्तारवाद माने क्या होता है, विकासवाद माने क्या होता है? डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, समझे मेरी बात को। हम ये नहीं चाहते
कि एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करें। क्या नहीं चाहते? मोदी साहब ने बोला कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, नॉट एक्सपांशनिस्ट। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करना नहीं चाहते। समझे मेरी बात को? एक्सपांशनिज्म नहीं चाहते। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी कौन फॉलो करता है? चाइना करता है। चाइना कहता है कि मेरा ये पार्ट है, क्लेम करना। समझे मेरी बात को? जबरदस्ती क्लेम करता है किसी दूसरे का भी पार्ट, तो उसको बोलते हैं एक्सपांशनिस्ट। विस्तारवाद, जैसे हिंदी में बोलते हैं विस्तार करना, विस्तार मतलब किसी चीज को फैलाना, तो उसको बोलते हैं विस्तार। और यही चीज है, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी हम नहीं चाहते। इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, वो चाहती है सिर्फ ओनली डेवलपमेंट। क्लियर? अब एक और बात याद रखना, और क्या डिस्कस हुआ। देखो थाईलैंड में क्या था, हमारे कई सारे इंडियन फंसे हुए थे थाईलैंड में, कई सारे इंडियन फंसे हुए थे। जैसे क्या है कि कई सारे इंडियनों को फोन आया, ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, इन पे कई सारे यहाँ से कई कंट्री हमारे इंडिया में फ़ोन आता है। जैसे आप जानते हो हमारी कंट्री में कई सारे बेरोजगार हैं, बेरोजगार कई सारे घूम रहे हैं, इनको बस जॉब मिल जाए कैसे भी। ये नहीं देखते कि कहाँ की ये जॉब है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ये ज़बरदस्ती जॉब ले लेते हैं। क्लियर? हालांकि देखो इनको फ़ोन आता है, मैंने आपको ये न्यूज़ में कई बार बताया कि साइबर क्राइम के बारे में। इनको फ़ोन आया कि भाई आपको जॉब मिल रही है थाईलैंड में, डाटा एंट्री की जॉब मिल रही है। तो आपने कहा बड़े खुश कि एक तो थाईलैंड जाने को मिल रहा है और थाईलैंड में नौकरी भी मिल रही है डाटा एंट्री की। पर वहाँ पर आप गए, वैसे ही आपका पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया जाएगा और आपसे साइबर क्राइम कराया जाएगा। इंडिया में, थाईलैंड में कई सारे लोग फंसे हुए हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हैं थाईलैंड से इंडिया के अंदर। तो कभी भी ऐसे फ़ोनों विश्वास ना करें। ये फ़ोन आते हैं, अगर आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में कोई जॉब बोलता है कि डाटा एंट्री की जॉब मिलने वाली है, ये मिलने वाली है, आप आ जाइए, तो कभी भी इन पर विश्वास ना करें। तो इंडिया और थाईलैंड ने बोला है कि हम, थाईलैंड ने कई सारे इंडियन को छोड़ दिया, इवन जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे उनको फ्री करवाया, इंडिया वापस करा। इन थाईलैंड का ये एहसान है। क्लियर? और दूसरा, मेरी टाइम सिक्योरिटी, मेरी टाइम सिक्योरिटी याद रखना, ये भी जरूरी है। क्योंकि क्या है कि समुद्र में जानते हो कई सारे पायरेट्स हो गए हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था हाउतीस के बारे में, जो कि रेड सी पर शिप को निकलने नहीं दे रहे हैं, कई सारा ट्रेड डिसरप्शन करते हैं। इंडिया को भी इफेक्ट हो रहा है इससे, कई सारी कंट्री को इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही हैं, कई सारे पायरेट हैं। एक सोमालिया कंट्री अफ्रीका की, वहाँ पर वो पूरा हब है पायरेट्स का। सोमालिया जो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, वो कंट्री में पूरे पायरेट्स पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, ये सारे रिलेशन हुए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, ऑल 31 सुप्रीम कोर्ट जज विल पब्लिकली डिक्लेयर एज एट। क्या है दोस्तों कि अभी आपने न्यूज में सुना होगा, एक जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, एक जज थे जिनका नाम था यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा, ये जज के यहाँ क्या हुआ, दिल्ली में इनके घर में आग लग गई। इनके घर में आग लगी तो कई सारी फोर्स गई इनके घर में आग बुझाने के लिए। तो इनके घर में कई सारे इंडियन करेंसी मिली, हाफ बर्न, मतलब आधी जली हुई हाफ बर्न इंडियन करेंसी मिली, इंडियन करेंसी मिली। अब इनसे पूछा गया भाई कि तुम पे इतना पैसा कहां से आया। अब ये बात पब्लिक में फैल गई, तो पब्लिक लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि जज यार अकाउंटेबल ही नहीं है, कई सारे जज करप्शन कर रहे हैं, कई लोगों को इनोसेंट लोगों को सजा दे देते हैं और कई जो इनोसेंट नहीं होते उनको फ्री कर देते हैं। तो क्या है कि जज की अकाउंटेबिलिटी पर ऑब्जेक्शन उठा, अकाउंटेबिलिटी पर ऑब्जेक्शन उठा। और इवन ये पूछा गया कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके असेट है, मूवेबल इमूवेबल, वो पब्लिक को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पब्लिक को पता होना चाहिए कि कितना इसके पास पैसा है जज के पास और कितना पैसा नहीं है। अब इसके लिए 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1997। ऑल सुप्रीम कोर्ट जज decided that all judge of high court, all
जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वी कैन से डिस्क्लोज देयर asset टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोला गया कि 1997 में डिसीजन आया कि जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और जितने भी जज हैं हाई कोर्ट के, वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके पास जितना भी मूवेबल और इमूवेबल असेट है, वो सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये डिसीजन आया। क्लियर? देन आफ्टर 2008 में एक और डिसीजन आया। 2008 में एक और डिसीजन आया, ऑल सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट डिस्क्लोज द असेट इवन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू कीप द रिकॉर्ड पब्लिकली ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। क्या बोला गया 2008 में कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपने जो भी प्रॉपर्टी असेट को डिस्क्लोज कर रहे हैं चीफ जस्टिस को, तो उनको अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी डालना पड़ेगा, उनको पब्लिकली करना पड़ेगा कि लोगों को पता चले कि जज के पास कितना पैसा है। तभी तो, क्योंकि इस दुनिया का, इस भारत में सबसे ज्यादा विश्वास किस पर किया जाता है? जज पे किया जाता है। एक जज ही है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। अगर जज ही करप्ट हो जाएंगे, जज ही वीकेंड से करप्शन करने लगेंगे, तो इस दुनिया पर विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का न्याय पर। क्योंकि न्याय को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कंट्री की, क्योंकि न्याय और जस्टिस मिलना एक बहुत बड़ी बात है। हर आदमी को एक न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। क्लियर? अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात। देखो ये हुआ, फिर 2018 में एक और डिसीजन आया। ये बोला गया कि ये वेबसाइट पे मत डालो इसको, क्योंकि पब्लिकली मत करो, क्योंकि क्या है, जजों की प्राइवेसी है। 2018 में बोल दिया कि प्राइवेसी है जजों की, इसको वेबसाइट में मत डालो, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर दो। ये बोला गया भाई। अब ये बोल दिया। अब क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे हमारे इंडिया में अभी 749 जज हैं, हमारे इंडिया में 749 जज हैं हाई कोर्ट में। कितने? हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में। और इन्हीं 25 हाई कोर्ट में कितने जज हैं? ये है 749 जज 25 हाई कोर्ट में है। और इसमें से सिर्फ ओनली 98 जज ने, जिनकी परसेंटेज देखा जाए तो सिर्फ ओनली 13%, 98 जज ने अपनी असेट को डिस्क्लोज किया है। क्या है? सिर्फ ओनली 98 जज ने अपने असेट को डिस्क्लोज किया है। क्लियर? अब इसी कारण बस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि सारे जजों को अपने असेट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इवन उनके असेट की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर भी अपलोड करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को पता चले कि इस जज के पास कितना पैसा है। समझे मेरी बात को? यह है पूरी कहानी। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट पैनल आस्क फॉर वेज हाइक इन एमजी नरेगा। देखो क्या है एमजी नरेगा के बारे में तो आपने सुना होगा। ये क्या है एमजी नरेगा? 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्लान। क्या है? 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्लान। देखो ये क्या होता है? देखो क्या है कि आप जानते हो रूरल एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको सरकार रोजगार देती है एमजी नरेगा में, कि वो 100 डेज का इनको एम्प्लॉयमेंट देगी और इनको पर डे के हिसाब से वेज भी मिलता है। क्लियर? बट क्या है कि आपने कभी सुना होगा एमजी नरेगा में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो प्रॉब्लम है कि वेज लीकेज। क्या है? कई सारे गरीब लोगों को वेज नहीं मिलता था और बीच में करप्शन हो जाता था। इवन फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने डीबीटी लाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वीकेंड से, जो मजदूर हैं, लेबर है जो एमजी नरेगा में काम कर रही है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाएगा। क्लियर? बट उसमें भी डिफिकल्टी आ रही थी, डिले हो रहा था।
पेमेंट डिले हो रहा था, तो गरीब लोग हैं वो परेशान थे। इसी वजह से एक पार्लियामेंट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट ने एक रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से बोला है कि एमजी नरेगा के लोग बाग हैं उनका वेज बढ़ाया जाए, उनका वेज को 400 रुपीज कर दिया जाए, और इवन जो 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट है, 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट है, इसको 150 डेज कर दिया जाए, 150 दिन तक एम्प्लॉयमेंट, 150 डेज। ये दो रिकमेंडेशन आया है। और तीसरा रिकमेंडेशन दिया है कि सर्वे कराए, गवर्नमेंट सर्वे कराए रिलेटेड टू द वर्क सेटिस्फैक्शन, डिले इन वेज, क्लियर। ये सारे 3 रिकमेंडेशन दिया, आपको याद रखना है, ये आप मेंशन करके आओगे। अगर आपको एमजी नरेगा और रूरल डेवलपमेंट पर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये मेंशन करके आ सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो इसी के साथ ये 4 अप्रैल के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।